कोरियन सोसाइटी की एक पेस्ट्री वेडिंग जैसा अक्सर फिल्मों में ही देखने को मिलता है, जहाँ एक बेहद खूबसूरत ब्राइड अपने ग्रूम के साथ रैंप पर चलकर ऑन स्टेज जाने वाली होती है। सब कुछ ठीक ही था, पर ऐन वक्त पर अचानक ही ब्राइड की नजर जा ठहरती है किसी एक गेस्ट पर। ध्यान भटकने से वो वही ठिठक कर रह जाती है, जिससे ब्राइड अपने ही गाउन में ट्रिप हो जाती है और उसकी ड्रेस मेल फंक्शन कर जाती है। म्यूजिक रुक जाता है और सारे लोग भी हैरान थे, क्योंकि ये कोरिया के दो बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस के बीच का रिश्ता था। मीडिया हाउस और टीवी रिपोर्टर्स भी थे। सारे शॉक में थे, पर सबसे ज्यादा शॉक में थे ग्रूम के दादाजी, क्योंकि उन्होंने ब्राइड के बैक पर एक बुद्धा का टैटू देखा। वो एक डिवाउट कैथोलिक थे, जो उनके लिए गुनाह था, और अब इस शादी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है ये टैटू। अगले सीन में हमारी प्यारी वू को दिखाया जाता है, जो अपने पिता के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसके पिता टीवी पर एक वेडिंग देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे ही वेडिंग गाउन में वो को देखना चाहते हैं। वो इन बातों को अवॉइड करने के लिए वेल की बातें शुरू कर देती है। अपने पिता को उसकी बातों पे अनइंटरेस्टेड देखकर अचानक वहाँ से उठ जाती है और अपने पिता से कहती है कि आज से वेल के बारे में सिर्फ उन्हीं से ही बातें करेगी जो सुनना पसंद करते हैं, और ऑफिस की ओर चल पड़ती है। दूसरी तरफ उसके ही ऑफिस में यानी लॉ फर्म में मिस्टर सिम आते हैं, जो उसी ब्राइड के फादर है और होटल दाइयों पे डिफेमेशन लॉ सूट फाइल करना चाहते हैं, और उन्हें चाहिए मुआवजे के तौर पे मोटी रकम। वेडिंग ड्रेस की जिम्मेवारी थी उस होटल की। सोसाइटी में उनकी और उनकी बेटी की बदनामी हुई और उनकी मार्केट वैल्यू शेयर सब गिर गए। होटल वालों ने उन्हें सिर्फ 230 मिलियन वोन और 10 मिलियन वोन का होटल वाउचर देने का वादा किया, जो उनकी हुई बेइज्जती के मुकाबले कुछ भी नहीं। इसलिए वो 1 बिलियन वोन का लॉ सूट अपील करना चाहते हैं। सीईओ हान और अटॉर्नी जुंग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद ये कॉम्पेंसेशन अमाउंट एग्जिस्टिंग लॉज के हिसाब से एक अच्छी रकम है, क्योंकि ये एक मिशअप है, इसलिए ज्यादा मिल पाने की पॉसिबिलिटी मुश्किल है। मिस्टर सिम ये सुन भड़क जाते हैं, कहते हैं कि उसने गलत सोचा कि हिंदवा लॉ फर्म अपने राइवल टाइजन लॉ फर्म से बेहतर होगा, पर दोनों ही एक जैसे हैं। ये सुनकर सीईओ हान को बहुत गुस्सा आता है। इसे एक चैलेंजिंग टास्क की तरह लेती है, क्योंकि टाइजन से ज्यादा केपेबल प्रूफ करने का इससे बेहतर मौका और कहीं नहीं मिलेगा। वो मिस्टर सिम के अपील को एक्सेप्ट कर लेती है। इस पर अटॉर्नी जुंग उसे देखता ही रह जाता है। अब जुंग, जो सीनियर अटॉर्नी है ऑफिस में, सारे एसोसिएट अटॉर्नीज को बुला मीटिंग कंडक्ट करता है, जहां वो इस केस को डिस्कस करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिखता जिससे होटल से 1 बिलियन वोन का कॉम्पेंसेशन मांगे। इसलिए जुंग एक प्लान बनाता है। 2 टीम बनाई जाएंगी, एक जिसमें वो और जुनहो होंगे और दूसरी टीम जिसमें सुयन और मिनहो होंगे। एक टीम फेक कपल पोस्ट करके वेडिंग सूट बुक करेगी और दूसरी टीम होटल स्टाफ के थ्रू उस दिन के हादसे की डिटेल्स निकालेगी। अब सुयन, जिसका सीक्रेट क्रश जुनहो पे था, उसके साथ वेडिंग टीम में जाने की इच्छा जताती है, इसलिए वो को मिनहो के साथ जाना पड़ता है। मिनहो और वो ब्राइड के पास जाते हैं, जहाँ वो बताती है कि मैरिज की गेस्ट लिस्ट और सारे अरेंजमेंट्स उसके डैड ने किए थे और उन्होंने यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी इनवाइट नहीं किया था। ये बात मिनहो को थोड़ी अजीब सी लगती है। शादी से एक दिन पहले जब उसने अपने वेडिंग गाउन को चेक किया था तो परफेक्टली फिट था, लेकिन अगले दिन यानी शादी के दिन वो ड्रेस उसे थोड़ी लूज लगी, और ये शिकायत उसने होटल की स्टाफ से भी की थी, जिसने उसे बताया कि शादी के दिन अक्सर लड़कियों का वजन थोड़ा कम हो जाता है टेंशन से, इसलिए थोड़ी सी लूज लग रही होगी। वो उसे पूछती है कि तुम्हारे रूम में दोस्त के तो सारे फोटोज लगे हुए हैं, पर तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का एक भी फोटो नहीं। किम उसे झूठ कहती है कि शादी के बाद वो जिस घर में शिफ्ट होने वाली थी फोटोज वहाँ है, लेकिन वो उसका झूठ पकड़ते हुए कहती है कि उसके हाथों में वेडिंग रिंग भी नहीं। क्यूट एंड ऑब्जर्वेंट। वो उसे इशारा करके उसके छुपाए फोटो फ्रेम्स भी दिखलाती है और किम का झूठ पकड़ा जाता है। तब किम एक्सप्लेन करती है कि कैसे उनकी शादी तय हुई। उसके होने वाले हस्बैंड खायो के दादाजी चर्च में किसी काम से आते थे, जहाँ किम पियानो प्ले करती थी, और उसे देखकर उसके दादाजी ने पसंद किया और इन दोनों परिवारों ने आपस में रिश्ता ठीक कर लिया। अब जब उस हादसे के दिन बुद्धा का वो टैटू दादाजी ने उसकी कमर पर देख लिया है, तो इस शादी का होना मुश्किल है। इन सारी बातों के बाद वो और मिनहो खायो से मिलने जाते हैं, जहाँ खायो उन्हें बताता है कि उस दिन के हुए हादसे से दोनों परिवारों के बीच आई दूरियों की एक वजह ये भी है कि किम के पिता मिस्टर सिम ने होटल दाइयों पे केस फाइल किया है, और ये होटल किसी और का नहीं उसके ही अंकल का है। इन सब चीजों से किम भी डिप्रेशन में जा चुकी
चुकी है और इसलिए वो थेरेपी भी ले रही है, इसलिए अगर उसका परिवार शादी के लिए मना करेगा तो वो ये शादी आगे नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुनहो और सुयन एक कार में होटल ही जा रहे थे। उनमें बातें होती है कि होटल में वो एक दूसरे को स्वीटी निकनेम से बुलाएंगे। ये सुयन सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और एंजॉय भी करती है। तभी जुनहो को वू का कॉल आता है जो उसे वेल्स के बारे में बात करने लगती है। सुयन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जुनहो को उसे बढ़ावा देने से मना करती है कि आज तो वो उसकी वेल स्टोरी सुन रहा है, लेकिन कल अगर उसने उसकी बातें अवॉइड की तो वो हर्ट होगी। होटल पहुंचने के बाद सुयन को अचानक ही स्टमक में प्रॉब्लम होती है। वो सीधे वॉशरूम जाती है और वू को जुनहो के साथ कपल पोज करने के लिए कहती है। फाइनली वू और जुनहो होटल के वेडिंग ऑर्गेनाइजर के ऑफिस में जाते हैं और अपनी मैरिज की प्लानिंग की बात करने लगते हैं। जब वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने की बारी आती है तो वो उसी ड्रेस को सिलेक्ट करती है जो किम ने पहनी थी। पहले तो ऑर्गेनाइजर इस ड्रेस को ओल्ड फैशन कहकर अवॉइड करना चाहती है। वू की जिद पर वो मान जाती है। दूसरी तरफ सुयन को एक सुराग मिलता है। एक होटल स्टाफ फोन पर बातें करती है कि होटल के जू हुई नाम की एक और स्टाफ को उस दिन गाउन स्लिप ऑफ इंसिडेंट के बाद काम से निकाल दिया गया था। इस बात को इमीडिएटली सुयन जुनहो को बताती है, जो तुरंत उस लड़की का पीछा करता है। इससे पहले कि वो कुछ पूछता तब तक वेडिंग ऑर्गेनाइजर आ जाती है। इस बीच वो एक वेडिंग गाउन पहनकर तैयार होकर आती है तो उसकी खूबसूरती देख जुनहो हैरान रह जाता है। उधर अटॉर्नी जंग हियरिंग शुरू होने से पहले दोनों पार्टीज के बीच म्यूचुअल कराने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो मिस्टर सिम राजी होते हैं और ना ही ख्वायो के दादाजी। मिन्हो और सुयन को किम के साइकेट्रिस्ट से किसी तरह का इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाता है। अगले दिन होटल के कैफे में जुनहो वू से कहता है कि उन्हें वेल्स के बारे में बात करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम रखना चाहिए। वो भी राजी हो जाती है। तभी जुनहो को वो लड़की वापस दिखाई देती है। जुनहो उसके पास पहुंचता है और उसे रिक्वेस्ट करता है जू हुई से कांटेक्ट करवाने की। वो उसे बताता है कि उस दिन के एक्सीडेंट की वजह से किम यानी ब्राइड डिप्रेशन में चली गई है, साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट ले रही है। इससे लड़की इमोशनल हो जाती है पर वो ज्यादा हेल्प कर नहीं सकती क्योंकि जू हुई अब शहर में है ही नहीं। अगले दिन कोर्ट रूम की हियरिंग में कैसे भी करके जू हुई को बुलाया जाता है, जो उस दिन की पूरी सच्चाई बयां करती है। वेडिंग के दिन से ठीक पहले होटल वालों की तैयारी के वक्त वो ड्रेस फट गई थी और लास्ट मोमेंट में उस साइज का रिप्लेसमेंट ना होने की वजह से और रिपेयर के टाइम की कमी की वजह से ऑर्गेनाइजर ने सेम डिजाइन बट ओवरसाइज गाउन यूज करवाई और ब्राइड को भी कन्विंस कर लिया, यानी होटल ही जिम्मेवार है। ये केस वो बड़ी आसानी से जीतने वाले थे, लेकिन डिफेंडेंट लॉयर किम को कटघरे में बुलाता है और उसे पूछता है कि उसने अपनी सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली कि मैंने अपनी शादी को आज बर्बाद कर दिया और इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ, इसका क्या वजह है। किम इस बारे में कुछ बता पाती इससे पहले उस दिन का ट्रायल खत्म हो जाता है। रात को हिंदवा लॉ फर्म ऑफिस में किम को अटॉर्नी जंग अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस करते हैं ताकि कल ट्रायल में आज की तरह कोई नई बात पता न चले और केस उनके ही फेवर में रहे। किम फाइनली उन्हें बताती है कि वो ये शादी कभी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये शादी उस पर थोपी। उन्हें अपनी बेटी की खुशी नहीं, वो जमीन प्यारी है जो खायो के दादा ने उन्हें देने का वादा किया था। उसके पिता उसी जमीन पर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर रहे थे। इतना सुनते ही वो खुश हो जाती है और बताती है कि इस जमीन वाली डील के प्रीटेक्स्ट में स्पेशल कंपेंसेशन डिमांड किया जा सकता है। शादी के बाद जो जमीन उन्हें मिलने वाली थी वो उन्हें नहीं मिलेगी और शादी टूटने की वजह से वो प्रोजेक्ट्स जो इस जमीन से जुड़े थे वो अब नहीं होंगे और इसलिए उन्हें हाई मॉनेटरी लॉस हुआ है जो कि होटल नायो की गलती की वजह से हुआ है, इसलिए उन्हें ये भरपाई करनी ही पड़ेगी। ये सुन जंग वू से इम्प्रेस हो जाता है और उसे आर्गुमेंट स्टेटमेंट रेडी करने का ऑर्डर देता है। अगले दिन सीईओ हान मिस्टर सिम को बुलाकर ब्रीफ करती है कि किस तरह स्पेशल कंपेंसेशन के क्लॉज से वो 1 बिलियन की जगह 3 बिलियन का कंपेंसेशन डिमांड कर सकते हैं। वो भी तभी आर्गुमेंट स्टेटमेंट ले आती है जिसे देखकर मिस्टर सिम बहुत खुश होता है, पर किम नहीं चाहती कि ये केस और आगे बढ़ाया जाए, पर मिस्टर सिम उसे चुप करा देता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन कोर्ट रूम में खायो के अंकल यानी दायो होटल के मालिक को बुलाया जाता है, जहाँ अटॉर्नी जंग उसे बातों में फंसाकर उससे उस जमीन के डील की बात कबूल करवाते हैं और गुस्से में वो कबूल भी कर लेता है, जिससे इन सारे फैक्ट्स के मद्देनजर जज केस का फैसला हिंदवा लॉ फर्म और मिस्टर सिम के पक्ष में सुनाने वाले होते हैं। लेकिन तभी किम अपना हाथ खड़ा कर देती है और अपना केस वापस ले लेने की बात कहती है, जिससे
मिस्टर सिम बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे चुप करने को भी कहते हैं। पर ये कोर्ट रूम है जहाँ एक और राज सामने आता है कि किम खायो से नहीं अपनी बेस्ट फ्रेंड मिनी से प्यार करती है। शादी वाले दिन रैंप पर मिनी को देखकर ही डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, वो अपने गाउन पर ट्रिप हो गई थी। फिर ये हादसा भी हुआ। ये सब सुन मिस्टर सिम के तो होश ठिकाने नहीं रहते और वो भरे कोर्ट रूम में ही किम पर हाथ उठाने आते हैं। लेकिन किम अब स्ट्रांगली अपने डैड को कहती है कि चाहे वो कुछ भी करे, वो फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ मिनी के साथ ही शादी करेगी और उसके साथ ही रहेगी। ये सुनकर मिस्टर सिम बेहोश हो जाते हैं और किम उस कोर्ट रूम से मिनी के साथ बाहर निकल जाती है। लेकिन बैकग्राउंड में ये हम देख पाते हैं कि ये सजेशन उसे वू ने ही दिया था कि किस तरह लॉ के हिसाब से वो केस विथड्रॉ भी कर सकती है और सबके सामने अपनी और मिनी की बात रख सकती है और इस तरह ये केस क्लोज हो जाता है। इस केस और हिंदवा लॉ फर्म के चर्चे चारों तरफ होने लगते हैं और जीत की खुशी में मिस हान अपने सारे कलीग्स को एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट में पार्टी करने के लिए ले जाती है, जहां वो उन्हें बधाई भी देती है। ये आज बड़ा दिन था। डिनर खत्म कर बाहर निकलते हुए शायद जुनहो उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो उसे बगैर कुछ कहे ही अपने घर चली जाती है, जहां वो रेस्टोरेंट से लाए हुए डिशेस अपने पिता को देती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो उनसे कहती है कि शायद इस ऑटिज्म और एस्पर्गर सिंड्रोम की वजह से उसकी शादी कभी ना हो पाएगी, लेकिन अगर कभी उसकी शादी हुई तो डैड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके बाद आप जरूर अपनी शादी कर लेना, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी निभाते हुए आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। पर मेरे जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप कभी अकेले ना रहे। इससे उसके पिता और इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस केस के बाद हिंदवा लॉ फर्म के चर्चे राइवल ताइजन की सीईओ के कान में भी पहुंचते हैं और वू का तैयार किया आर्गुमेंट स्टेटमेंट वो मन ही मन सोचती है कि इस कमाल के अटॉर्नी वू को उनकी कंपनी में होना चाहिए, जिसने 230 मिलियन लॉ सूट को 3 बिलियन में बदलवा दिया। एपिसोड के आखिरी कुछ लम्हों में हमें दिखाया जाता है कि एक भाई अपने बड़े भाई के चेस्ट पर लगातार हाथों से वार कर रहा है और जब तक पेरेंट्स उसे बचाते तब तक उसके बड़े भाई की मौत हो चुकी थी। आखिर क्या हुआ कि एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की जान ले ली? क्या ये हादसा था या जानबूझकर किया गया? आइए देखेंगे हम और आप मिलकर इस सीरीज के अगले एक्सप्लेनेशन में। अगर आप कोरियन मूवीज और कोरियन सीरीज के फैन हैं तो हम एक नई प्लेलिस्ट से शुरू कर चुके हैं, जहां आपको बेहतरीन सीरीज और मूवीज के एक्सप्लेनेशन आसानी से मिल जाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनऑफिशियल शो टाइम और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये चैनल बरकरार रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।